एक ऐसा सम्राट जिसके बारे में जो हमें बताया गया शायद वो पूरा सच नहीं है। पृथ्वीराज चौहान एक महान योद्धा, लेकिन क्या उनकी कहानी वैसी ही है जैसे हमें बताई गई है, या फिर सच कुछ और ही है? आज हम जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें जानबूझकर इतिहास में दबा दिया गया ताकि उस सम्राट का सच लोग ना जान पाएं, जिसने 26 वर्ष की उम्र में ही वो कारनामे कर दिखाए जो बड़े बड़े सूरमा ना कर पाए। जय हिंद गाइस, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त हर्ष एंड आई वेलकम यू ऑल टू द फोर्ट टू फ्रंटलाइंस यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं कुछ ऐसी असली एविडेंस एंड फैक्ट बेस्ड किस्से और कहानियां जो आपके फ्रंटलाइंस और आपके इतिहास से जुड़ी हुई हैं, जो आपको पता जरूर होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ अजमेर, जहाँ यंग कुंवर पृथ्वीराज चौहान की सम्राट पृथ्वीराज चौहान बनने की जर्नी शुरू हुई थी। जयपुर से अजमेर बाई ट्रेन जर्नी होती है 2.5 घंटे की। तो हमने बोर्ड की जयपुर जंक्शन से 9:30 बजे की अरावली एक्सप्रेस, जिसने हमें 12 बजे तक अजमेर जंक्शन पर उतार दिया। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 28 मई 1166 में महाराज सोमेश्वर राज चौहान और महारानी कर्पूरा देवी के यहाँ अजमेर में हुआ। कुछ सोर्सेज का ये भी मानना है कि उनका जन्म गुजरात के अनाहिलवाड़ा में हुआ था, जो उनकी ननिहाल था उनका। अजमेर स्थित तारागढ़ किले का निर्माण 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में महाराजा अजयपाल सिंह चौहान द्वारा करवाया गया था। अजमेर के किले को शुरुआती दिनों में अजय मेरू दुर्ग कहा जाता था। इसका अर्थ ये होता है अजय, जिसका मतलब होता है जो कभी जीता नहीं जा सकता, और मेरू जिसका अर्थ होता है एक पहाड़ी श्रृंखला। सो इन ऑल इसका मतलब होता था एक गढ़ जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। कम आयु में ही कुंवर पृथ्वीराज चौहान अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों में निपुण थे। सन 1177 में महाराज सोमेश्वर राज चौहान की मृत्यु हो जाती है। इतिहास महाराज सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बारे में ज़्यादा स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन उनके निधन के बाद एक युवा राजकुमार पृथ्वीराज चौहान ने 11 वर्ष की आयु में राजगद्दी संभाली, जिसमें से शुरू के 1 से 2 साल राज्य की भागदौड़ को संभालने के लिए पृथ्वीराज चौहान को उनकी माताजी महारानी कर्पूरा देवी का पूरा साथ मिला। हम इतिहास में पृथ्वीराज चौहान को सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ बैटल्स लड़ी थी मोहम्मद गौरी के अगेंस्ट, बट गौरी से पहले भी पृथ्वीराज चौहान ने कई जंग लड़ी थी, जहां उन्होंने अपनी ताकत और राजनीति दोनों साबित करी। कई इतिहासकार लिखते हैं कि जब महाराज सोमेश्वर का निधन हुआ तब अजमेर चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। एक तरफ थे बुंदेलखंड के चंदेल राजा, दूसरी तरफ थे गुजरात के सोलंकी, और तीसरी तरफ थे उनके अपने चचेरे भाई नागार्जुन, जो गढ़पुरा, जो आज के गुड़गांव के पास है, विद्रोह की आग जला चुके थे। पृथ्वीराज चौहान ने नागार्जुन की सेना को इतनी बुरी तरह हराया कि उनके दुश्मनों के कलेजे कांप गए। कहा यूँ जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने नागार्जुन की सेना के सैनिकों के सिर काट के अपनी सीमा की दीवारों पर लटकवा दिए थे। ये चौहानों का एक अपने दुश्मनों के लिए एक संदेश था कि महाराज सोमेश्वर के जाने के बाद अजमेर कमज़ोर नहीं हुआ है, बल्कि और ताकतवर हो चुका है। फिर 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड के महोबा के चंदेल राजाओं पर हमला किया। मदनपुर पे मौजूद शिलालेख हमें ये बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की सेना ने महोबा को बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया था। और बुंदेलखंड महोबा ये वही जगह है जहाँ आला और उदल के पराक्रम की कहानियाँ बहुत मशहूर हैं, जहाँ ये कहा जाता है कि उदल पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में मारे गए थे, और आला इस कदर गुस्सा हो गए थे पृथ्वीराज चौहान और चौहान सेना से कि उन्होंने इतना कहर बरपाया कि पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने लगभग हरा ही दिया था, पर उन्होंने अपने गुरु के आदेश पर पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिया। इसके ऊपर भी मैं आप सभी के लिए एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा।
अब कहा यह जाता है कि मोहम्मद गौरी के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान को दूसरे राजाओं का साथ नहीं मिला। अब वो साथ क्यों नहीं मिला ये समझने के लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं और हम भारतवर्ष के दिग्विजय कंसेप्ट को समझते हैं, जिसे आप एक प्रेस्टिजियस रेड समझ सकते हैं, जो हिंदू राजाओं का एक नैतिक कर्तव्य माना जाता था, जिसके तहत एक राज्य दूसरे राज्य को संदेश भेजता था कि या तो आप हमारे अधीन या हमारे अंडर आ जाइए, या फिर आप हमें बैटलफील्ड पर मिलिए। एंड दोनों राज्यों के बीच में वॉर होती थी, युद्ध होता था, और जीतने वाला हारने वाले राज्य को अपने अधीन या अपने अंडर कर लेता था। एंड पृथ्वीराज चौहान एक के बाद एक राज्य को अपने अधीन करते चले जा रहे थे, और इसी बीच उनके कुछ प्रोमिनेंट दुश्मन भी बने, जैसे कि भीमदेव सोलंकी गुजरात से, और जयचंद फ्रॉम कन्नौज द फेमस, जो हम सभी जानते हैं। और यहीं से पृथ्वीराज और संयोगिता की स्वयंवर से भगा के ले जाने वाली लव स्टोरी आती है, जिसे मैं पर्सनली सच नहीं मानता। और कुछ हिस्टोरियंस जैसे कि सिंथिया टेलबोर अपनी किताब द लास्ट हिंदू एम्परर में इस किस्से को एक रोमांटिक फैब्रिकेशन का नाम देती हैं। मतलब ये एक रोमांटिक कथा है एज़ पर हर। एंड जयचंद से पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी का कारण संयोगिता वाला एंगल तो बिल्कुल भी नहीं है, और इसी कमज़ोर सपोर्ट और दुश्मनी का फ़ायदा एक बाहरी विदेशी आक्रमणकारी को मिला, जो था मोहम्मद गौरी फ्रॉम अफ़गानिस्तान। अब एक कहानी तो आपने ज़रूर सुनी होगी जयचंद गद्दार की। हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि देश का सबसे पहला गद्दार था जयचंद। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर जयचंद गद्दार होते तो दूसरे तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था चंदावर में, किसके साथ? जयचंद के साथ। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर जयचंद गद्दार होते तो वो मोहम्मद गौरी के साथ चंदावर में युद्ध क्यों करते? हमें ये भी बताया गया है कि मोहम्मद गौरी को भारत आने का न्योता जयचंद ने दिया था। बट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक बात बताइए, अगर जयचंद ने मोहम्मद गौरी को भारत आने का न्योता दिया था तो उनका युद्ध गुजरात में नायिका देवी के साथ तराइन के युद्ध से बहुत पहले हुआ था। तो क्या गुजरात हमारे देश का हिस्सा नहीं है? तो मोहम्मद गौरी आ चुका था ऑलरेडी भारत में। तो ये जो कहानी बनाई गई है कि मोहम्मद गौरी को हिंदुस्तान लाने का काम किया था जयचंद ने, ये टोटली बेसलेस है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो हुआ कुछ यूँ था कि मोहम्मद गौरी का जो पहला अटेम्प्ट था टू रेड गुजरात, बेसिकली जो सोमनाथ मंदिर है वहाँ की जो शान और शौकत है, जो वहाँ के ख़जाना है, उसके किस्से कहानियाँ अफ़गानिस्तान में इस कदर मशहूर थे कि मोहम्मद गौरी के कानों में ये बात पड़ी और वो निकल पड़ा उस मंदिर को लूटने के लिए। अगर आप डायरेक्टली सिंध से होते हुए गुजरात पहुँचते हैं तो वहाँ पे राजा हुआ करते थे चालुक्य डायनेस्टी के मूलराज द सेकेंड। मूलराज की आयु बहुत कम थी, वे केवल 11 या 12 साल के थे। तो इसलिए वहाँ का राजकाज संभालती थी उनकी माता नायिका देवी। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी को इतनी बुरी तरह पछाड़ा था कि उसने कभी डायरेक्टली गुजरात जाने का अटेम्प्ट ही नहीं किया उसके बाद। तो बैटल ऑफ काइंद्रा है जिसमें नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पटका था। इसके बारे में भी बहुत से लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि एज आई सेड कि आपकी हिस्ट्री दबाई गई है, आपसे छुपाई गई है। अब फॉरेन इन्वेडर्स कैसे सहन करते कि उन्हें एक स्त्री ने, एक लेडी ने हरा दिया, और वो भी इस तरह, इस बुरी तरह हराया कि वो कभी गुजरात जा ही नहीं पाया उसके बाद। अगर आपको अपने दुश्मन को कभी भी हराना है तो आप क्या करेंगे? आप उनकी जड़ें ख़त्म कर देंगे, राइट? हमारी जड़ें हमारा इतिहास है। तो हमारे दुश्मनों ने भरपूर प्रयास किया है कि वो हमारी जड़ें मिटा दें, हमारा इतिहास मिटा दें, हमारा इतिहास बदल दें, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन्स को ये ना पता चल सके कि हम किस बहादुरी से लड़े थे। बट फिकर नॉट, हम बहुत ही जल्दी आपके लिए इस पर भी एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आने वाले हैं, ताकि आपसे आपका इतिहास छुपा ना रहे। मोहम्मद गौरी अब तक सरहिंद या फिर कहे जाने वाले तबर हिंद या आज के टाइम के कहे जाने वाले बठिंडा पर अपना कब्ज़ा जमा चुका था, और वो गुजरात के सोमनाथ जाना चाहता था, जहाँ की बेशुमार दौलत ने उसके आंखें चौंधिया दी थी।
पर उसे चौहान नीचे जाने नहीं दे रहे थे। और नायका देवी द्वारा बैटल में करारी हार के बाद वो डायरेक्टली गुजरात वाला रूट नहीं लेना चाहता था। तो यहीं से शुरुआत होती है हमारे तराइन के पहले युद्ध की, जहां मोहम्मद गौरी ने सोचा कि वो राजपूतों को या चौहानों को बिल्कुल रौंद डालेगा और उन्हें रौंदता हुआ गुजरात की ओर प्रस्थान कर जाएगा। पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। पर्शियन हिस्टोरियन मिराज उस सिराज अपनी किताब तबाकत ए नसीरी में ये कहते हैं कि गौरी की सेना राजपूती हाथियों की फ़ौज और उनके तीरंदाजों को देख के बिल्कुल ही हक्का बक्का रह गई। सिराज ये भी लिखते हैं कि दिल्ली के उस समय के गवर्नर गोविंदराज तोमर ने अपना भाला इस तरह गौरी की तरफ फेंका कि गौरी के कुछ दांत टूट गए और वो अपने घोड़े से गिरते गिरते बचे और उन्हें एक यंग अफ़गान ने बैटलफील्ड से रेस्क्यू किया। पर गोविंदराज तोमर ने उनका पीछा करते हुए उन्हें बेड़ियों में जकड़कर पृथ्वीराज चौहान अपने सम्राट के सामने पेश किया। और यहीं से शुरुआत होती है एक ग्रेट ब्लंडर की, आई वुड से, जहां पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को जीवन दान दिया और उनकी आर्मी का पीछा नहीं किया और जश्न में डूब गए, जिसकी वजह से हुआ यूं कि गौरी ने 1 साल बाद ही 1,20,000 ट्रेंड अफ़गान और सिलेक्टेड घुड़सवारों की फ़ौज तैयार कर दी। हिस्टोरियन सतीश चंद्र इसे राजपूती शिष्टता का एक आत्मघाती एग्जाम्पल बताते हैं। हसन निज़ामी अपनी किताब ताजुल नासिर में ये कहते हैं कि गौरी की सेना ने युद्ध से 1 रात पहले ही अपने शिविर में मशालें जलती छोड़ दी, जिससे चौहानों को लगा कि गौरी की सेना सो रही है। और सुबह सुबह ही जब चौहान सेना नींद में थी या सो रही थी, उस समय गौरी की सेना ने चारों तरफ से अपने घुड़सवारों से ऐसा हमला किया कि उनके हाथी भी हक्के बक्के रह गए और वो अपने ही सैनिकों के ऊपर चढ़ गए। तो सुबह होते होते पूरी रणभूमि या पूरा शिविर चौहानों के खून से लाल हो चुका था और गोविंदराज तोमर जो दिल्ली के गवर्नर थे वो मारे जा चुके थे और सिरसा के पास पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया जा चुका था। और यही वो पल था जहां बहादुरी और शौर्य स्ट्रैटेजी के सामने हार गए और मोहम्मद गौरी के द्वारा रात में किया गया वो अटैक पृथ्वीराज चौहान की हार का कारण, या सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में चौहानों की हार का कारण बना। तो यहाँ तक की जो कहानी है ये तो हर किताब में लिखा हुआ है, बट असली किस्सा शुरू होता है इसके बाद, कि इसके बाद जो हुआ, जो पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है, क्या वो सच है? तो आइए जानते हैं। और यहीं पृथ्वीराज रासो में हमें बताया गया कि चांद बरदाई कहते हैं 4 बांस 24 गज अष्टगुल अस्त प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। और ये दोहा सुनते ही पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण विद्या का इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद गौरी के गले में बाण चला देते हैं। पर हम जानते हैं कि ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि मोहम्मद गौरी को मारा गया था खोखर जाटों द्वारा जब वो अपने एक युद्ध से वापस लौट रहा था। तो अगर खोखर जाटों द्वारा मोहम्मद गौरी को मारा गया तो ये जो स्टोरी जो हमें पृथ्वीराज रासो में बताई जाती है, जहाँ पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण विद्या का यूज़ करते हुए गौरी को मारा, वो थोड़ी वेग लगती है, राइट? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पृथ्वीराज विजय, जिसे लिखा गया था जयंका द्वारा, ये एकमात्र ऐसी किताब है जिसे पृथ्वीराज चौहान के समय पर लिखा गया था। हमें बचपन से ही पढ़ाया गया है कि पृथ्वीराज रासो, जिसे उन्हीं के कोर्ट में एक कवि थे चंद्र बरदाई जिन्होंने लिखा था, उसे हम एक्चुअली एविडेंट मानते हैं, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। एंड ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि जो भी कुछ पृथ्वीराज रासो में दर्शाया या लिखा गया है वो पूरी तरह सच है। तो हम आइए देखते हैं विद एविडेंस कि असल सच क्या हो सकता है। पृथ्वीराज रासो एक रिलायबल बुक नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इसे कंप्लीट किया गया था 16वीं शताब्दी में, जब अकबर मुग़लों का रूल था हमारे देश पर। तो आप ये सोचिए कि 11वीं शताब्दी का राजा और 16वीं शताब्दी तक उसके जीवन पर एक कथा बनाई जा रही है, और जिसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे बनाया है। तो ये एक एविडेंट बुक कैसे मानी जा सकती है?
तो आखिरकार सच क्या है? तो ताजुल नासिर अपनी किताब में कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने कैप्चर किया और उन्हें अपने ही अधीन अजमेर पर राज करने के लिए गद्दी पर बिठा दिया। इसके सबूत हमें मिलते हैं उस समय के सिक्कों से, जिस पे एक तरफ लिखा हुआ था मोहम्मद बिन सम और दूसरी तरफ लिखा था पृथ्वीराज चौहान, जिसका साक्ष्य सिंथिया तैलबोर के द लास्ट हिंदू एम्परर में भी मिलता है। और कहा यूँ जाता है कि आज़ादी का विचार पृथ्वीराज चौहान के मन में अभी भी पनप रहा था और वो मोहम्मद गौरी पे एक हमला करना चाहते थे और अपना अजमेर आज़ाद करवाना चाहते थे। बट उनके ही मिनिस्टर्स द्वारा उन्हें बिट्रे किया गया। उनके ही मिनिस्टर्स ने गौरी को जाके बता दिया कि पृथ्वीराज चौहान उन पर हमला करना चाहते हैं, जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने उनका सिर कलम करवा दिया। पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु के बाद उनके बेटे गोविंदराज को अजमेर का सिंहासन सौंपा गया। उसके बाद हरिराज जो उनके मिनिस्टर थे, उन्होंने गोविंदराज पर अटैक करके अपना शासन कायम किया, जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरिराज को हराकर अजमेर अपने अधीन कर लिया। अब एक रियलिटी चेक। जब पृथ्वीराज चौहान को हराकर उन्हें बंदी बनाया गया, वे केवल 26 वर्ष के थे। वो ना ही केवल एक महान योद्धा थे, बट एक बहुत ही यूँ कहें कि दूरदृष्टि राजा भी थे। उन्होंने अपने राज्य में आर्ट एंड कल्चर की एक मिनिस्ट्री स्थापित की और वो विद्वानों के डिबेट्स करवाया करते थे। आप सोचिए कि उस टाइम पे विद्वान डिबेट कर रहे हैं कि हमारे राज्य को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। और उन्होंने वाटर ड्रेनेज सिस्टम्स भी बनवाए अक्रॉस अजमेर या अक्रॉस दिल्ली। अब आते हैं हम मूवीज़ पे। हाल ही में अक्षय कुमार की मूवी आई थी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। अब आप ज़रा सोच के देखिए, एक 50+ एज का बंदा एक 26 वर्षीय राजा का किरदार निभा रहा है, तो आपको वो रियलिटी कनेक्ट आपको नहीं मिलेगा। एंड एज आई सेड, पृथ्वीराज चौहान की कहानी मोस्टली एक फैब्रिकेशन दिखाई जाती है हमें, कि वो संयोगता को भगा के ले जा रहे हैं, फिर वो जयचंद पृथ्वीराज के दुश्मनी हो रही है उनके बीच में, फिर जयचंद जाके मोहम्मद गौरी को बुलाते हैं एंड वो सो ऑन, राइट। पर इन रियलिटी वो चीज़ है ही नहीं। आप अगर लॉजिकली सोच के देखें, राइट, कि एक महान राजा वो ऐसा क्यों ही करेगा कि अपना राजपाट भूल जाए। वो एक 26 वर्षीय राजा था और एक बहुत बड़ा देशभक्त राजा था। तो जिस राजा के नाम से अजमेर जाना जाता था, हम निकल पड़े देखने के लिए कि आज उस राजा का जो इतिहास है या उसका जो उसकी धरोहर है, उसे अजमेर में किस तरह से सीज कर रखा गया है। और मैं सच कहूँ तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करता हूँ, क्योंकि जिस हालत में तारागढ़ फोर्ट था, जो पृथ्वीराज चौहान का राज्य कहा जाता है, जो उनका किला कहा जाता है, उसे देखकर थोड़ा दुख होता है कि इसे सीज कर नहीं रखा गया या इसे प्रिजर्व नहीं किया गया। इट्स टोटली खंडर। और वहाँ दीवारों पे हमारे देश के होनहार लोगों ने अपने ऑटोग्राफ्स दे रखे हैं। सो क्या ही कहें इस बारे में अब। तो मैं अब ये आप पे छोड़ता हूँ कि आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान को किस तरह याद रखना चाहते हैं। क्या आप उन्हें एक फेरी टेल की तरह याद रखना चाहते हैं, जो एक राजकुमारी को भगा के ले जाते हैं स्वयंवर से, 17 बार अपने दुश्मन को हराते हैं, या फिर आप उन्हें एक एबल राजा की तरह याद रखना चाहते हैं, जिन्होंने हर स्टेप पे, हर कदम पे अपना शौर्य और बहादुरी से अपने राज्य का विस्तार किया, अपने राज्य का भला किया, पर बस एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक की वजह से वो अपना सब कुछ हार बैठे। हे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक एंड कमेंट बटन ऑन द वीडियो। एंड फ्यूचर में ऐसी और इन्फॉर्मेटिव एविडेंस बेस्ड वीडियोस के लिए आप प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन ऑन द चैनल, सो दैट हम आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें और आपको आपके इतिहास से रूबरू करवाते रहें। जय हिंद।